हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके थे केमिकल काइनेटिक्स के दो टॉपिक, जो कि है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इससे रिलेटेड हमने लास्ट लेक्चर में दो क्वेश्चंस भी किए थे। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ आप पहले जाके वो वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो से कंटिन्यू करिए। आप पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। हम वो सारे फैक्टर डिस्कस करेंगे जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इम्फेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है तब रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है सबसे हाई होता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जब भी कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होती है तब स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं, और जैसे जैसे आगे रिएक्शन प्रोसीड करती है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, वैसे बाय द टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। सबसे पहले बता दें, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन के। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगी वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगा, और स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे आगे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने लग जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इनमें रिलेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। सेकंड जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है वो है हमारे पास टेम्परेचर। इसमें भी बता दें, टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन का डायरेक्टली लिंक है। क्या है कि टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, इसके साथ क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर के साथ रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ही लिंक है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है वो है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जो थर्ड हमारा फैक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। In a many chemical reaction, the reaction rate can be enhanced by foreign substances called catalyst. These are actually not consumed in the reaction but also does not undergo any change in केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। ये केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं और ना ही इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज आता है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई ना कोई चेंज आ सकता है, लेकिन इनकी केमिकल कैटलिस्ट की केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता है, और ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं। जैसे हम फर्स्ट स्टेप में डालते हैं वैसे ही हम इन्हें लास्ट स्टेप में दोबारा से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उस रिएक्शन में से। और इनका काम क्या होता है, रिएक्शन को फास्ट करवाना काम होता है इनका। जैसे कोई रिएक्शन है बिना कैटलिस्ट के प्रेजेंस के, अगर मान लो कोई रिएक्शन है जो 2 दिन में हो पा रही है, और जैसे ही हमने कैटलिस्ट को डाला वो रिएक्शन विद इन अ सेकेंड या विद इन अ मिनट्स होने लग गई है, तो कैटलिस्ट का ये काम होता है रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करवाना। लेकिन हम देख सकते हैं कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जिनको डालने से हमें एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है कि रिएक्शन का रेट स्लो हो जाता है। इस टाइप के कैटलिस्ट को हम इनहिबिटर्स कहते हैं या फिर नेगेटिव कैटलिस्ट भी कह सकते हैं। जो फोर्थ है हमारा पॉइंट वो है सरफेस एरिया। ग्रेटर द सरफेस एरिया, greater will be the rate of रिएक्शन। तो देख सकते हैं जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा रिएक्शन का रेट होगा। फिफ्थ है हमारे पास एक्सपोजर टू रेडिएशन। जो नेचुरल सोर्स है लाइट का वो क्या है, सनलाइट, और वो सारी रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं उनको हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब वो रिएक्शन जो सन की प्रेजेंस में होती है, अगर हम उन्हें सन के प्रेजेंस में अगर रख दें या फिर एक्सपोजर करवा दें सन का, तो उन रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो इस तरह से रेडिएशन के एक्सपोजर से रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो रहा है। सिक्स्थ है हमारे पास नेचर ऑफ
रिएक्टेंट कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है। कुछ रिएक्टेंट का नेचर ऐसा होता है कि जिनका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो, कोई फास्ट टेक प्लेस हो रही है, और कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं कि जो स्लो होती हैं लेकिन दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं। जैसे कि हम बात कर लें कंबशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड की और कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की। जो नाइट्रिक ऑक्साइड का कंबशन है वो क्या है, ये एक फास्ट रिएक्शन है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कंबशन है, देखने को दोनों रिएक्शन बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन जो नाइट्रिक ऑक्साइड के कंबशन हो रहा है वो एक फास्ट रिएक्शन है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन हो रहा है वो एक स्लो, हमारे पास एक स्लो रिएक्शन है। ऑल डिपेंड्स टू द नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे। यही था आज की हमारी वीडियो में। हमने वो सारे फैक्टर डिस्कस कर लिए जो इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में। सबसे पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड है टेम्परेचर, थर्ड है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, फोर्थ है सरफेस एरिया, फिफ्थ है एक्सपोजर टू रेडिएशन, सिक्स है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। हमने ये देखा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, इनमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का लिंक है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस होने से भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। लाइट के एक्सपोजर होगा, सनलाइट की प्रेजेंस होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। नेचर ऑफ रिएक्टेंट के दो हमारे पास रिएक्टेंट है, देखने को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रिएक्शन बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पे जो कंबशन हो रही है नाइट्रिक ऑक्साइड की वो फास्ट है, बल्कि और जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कंबशन है वो स्लो है। तो ये इन फैक्टर्स को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, इनको बस याद रखना है। आप इन टॉपिक को एक दो बार इसको रीड करके आप अपने दिमाग में डायरेक्टली रख ही सकते हैं इसको। सो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम जल्दी ही आएंगे वापस। तब तक आप पहले वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, उसको देख सकते हैं और इस वीडियो को से भी गो थ्रू हो सकते हैं। थैंक यू।